नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आर के नॉलेज अकाडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा गणित में मूल्यांकन एवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स। गणित में मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं, मूल्यांकन की लक्षण क्या होते हैं और मूल्यांकन की परीक्षा की जो विधियाँ हैं वो हम कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहले गणित के मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्ययन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मतलब जैसे कोठारी ने कहा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह पूरी प्रक्रिया होती है, उसका पूरा एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षणिक उपलब्धि की जांच नहीं की जा सकती, बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। मतलब अगर हमने क्या पढ़ाया है बच्चों को, क्या वे सीख रहे हैं, उनकी उपलब्धि कहाँ तक जा रही है, इससे हमें गणित के मूल्यांकन से ही हमें पता लगता है। अब इसके प्रकार कितने हैं गणित के मूल्यांकन के प्रकार? एक है प्रारंभिक मूल्यांकन और एक है योगात्मक मूल्यांकन। प्रारंभिक मूल्यांकन क्या है? प्रारंभिक मूल्यांकन हम बीच बीच में सीखने की प्रक्रिया के शिक्षकों द्वारा किए गए औपचारिक व अनौपचारिक मूल्यांकन तरीकों का एक सेट प्रारंभिक आकलन के रूप में जाना जाता है। वह शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षण व सीखने के तरीके को संशोधित करने, छात्र की समझ योग्यता बढ़ाने में होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो सीखने की प्रक्रिया में छात्र की ज़रूरतों और प्रगति को देखता है। यह प्रारंभिक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन के लिए संदर्भित करता है जो परिणाम कर केंद्रित है। यह ग्रेडिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है जो प्रतिभागियों को समय समय पर दिया जाता है। आमतौर पर पाठ्यक्रम अवधि या यूनिट के समापन पर इसका उद्देश्य छात्रों के ज्ञान की जांच कराना, अर्थात वे किस सामग्री से सीख चुके हैं, उन्हें कितना सिखाया जाता है। ग्रेड या प्रतिशत जो एक सांकेतिक रूप से कार्य करने के लिए प्राप्त किया जाता है, जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है और स्कूल में रैंकिंग के लिए आधार बनता है। तो दो मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं? दो। एक प्रारंभिक मूल्यांकन और एक है योगात्मक मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के लक्षण कितने होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं? सबसे पहला है विश्वसनीयता। पहला है मूल्यांकन में विश्वसनीयता होनी चाहिए। किसी परीक्षा के परिणाम के समान परिस्थितियों में एक समान बने रहें तो उस परीक्षा में विश्वसनीयता माना जाता है। इस प्रकार किसी परीक्षा की विश्वसनीयता परीक्षा में न्यायादर्श की मात्रा तथा अंकों की वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करती है। इसी प्रकार कोई प्रश्न तभी विश्वसनीय माना जाएगा जब उसके उत्तर विद्यार्थी की सही उपलब्धि अथवा स्तर का ज्ञान कराया जाए, अर्थात परिणामी अंक त्रुटियों की संभावना से मुक्त हों। तो यह पहला विश्वसनीयता। प्रश्न का उत्तर पूर्ण एक ही प्रकार का हो, पूर्ण एक ही प्रकार का हो, तो यह विश्वसनीयता। इसमें लक्षण मूल्यांकन में सबसे विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब उसके बाद दूसरा लक्षण है, विशेषता है वैधता। कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए निर्माण हुआ हो, तो तभी वह वैध माना जाता है। इसका मतलब, इसका आशय है कि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए इसका निर्माण हुआ है, तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। इस प्रकार वैधता गुणक यह सूचित है कि किसी परीक्षा में वस्तुतः उसी विशेषता का मापन किए सीमा तक किया जाए जिसका मापन करने के लिए वह दावा करता है। उदाहरण के लिए गणित की परीक्षा को वैध तभी कहेंगे जब उसके द्वारा हम गणित की योग्यता का मापन करें।
इसके अतिरिक्त भाषा, योग्यता, स्वच्छता अथवा सामान्य बुद्धि का ना हो। तो ये पहला दूसरा है। दूसरी विशेषता, दूसरा लक्षण क्या है मूल्यांकन का? वैधता। पहला विश्वसनीयता, दूसरा वैधता। अब उसके बाद है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या है? जिस परीक्षा का परीक्षक व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ करता है। किसी परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका विश्वसनीय व वैधता पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार स्कोरिंग कुंजी बन जाने पर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रश्न अस्पष्ट तो नहीं है या उसके उत्तर के बारे में ठीक से निर्णय लिया जा सकता है। अब मूल्यांकन कोई भी करे, छात्र को सदैव उतने ही अंक मिलने चाहिए। इसी को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं में यह बात नहीं होती है। ध्यान रखना, निबंधात्मक परीक्षाओं में यह बात नहीं होती है। तो तीसरा है वस्तुनिष्ठता। अब उसके बाद चौथा गुण कौन सा है? विभेदीकरण। विभेदीकरण से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा पढ़ने में तेज, सामान्य और पिछड़े छात्रों के मध्य काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके कि किसका स्तर क्या है, किस बच्चे का स्तर क्या है। इसके द्वारा यह जाना जाता है कि पूरी परीक्षण पर प्राप्त अंकों के आधार पर अधिकतम अंक एवं न्यूनतम अंक पाने वाले छात्रों का अलग करने में प्रत्येक प्रश्न का क्या योगदान रहा है। परीक्षण के आइटमों की विभेदीकरण क्षमता ज्ञात करने के लिए प्रश्न का एक विश्लेषण किया जाता है जिसे पद विश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई स्तर का पता चल जाता है। तो तीसरा है विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब पढ़ने में तेज व सामान्य जो पिछड़े बालक हैं उनमें भेद किया जा सके। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए। अब उसके बाद व्यापकता। व्यापकता क्या है? विभिन्न पक्षों का मापन हो। विभिन्न पक्षों का है मतलब कोई पक्ष छूटे ना, कोई पक्ष छूटे ना, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यापकता। व्यापकता के अंतर्गत परीक्षण का वह प्रारूप आता है जिसके द्वारा परीक्षण उस योग्यता के विभिन्न पक्षों का मापन करने में समर्थ हो सकता है जिसके मापन हेतु उसको निर्मित किया गया है। परीक्षण की व्यापकता के बारे में निर्णय करना स्वयं एक निर्णय की सूझबूझ एवं क्षमता पर निर्भर करता है। तो ये व्यापकता मतलब कोई एक सीमितता नहीं रहना चाहिए, इसमें व्यापकता होनी चाहिए मूल्यांकन में। फिर उसके बाद है सहजता। सहजता निर्माण करने और अंकदान करने में सरल हो। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि निर्माण करने में और अंकदान करने में सरल हो, तो सहजता होनी चाहिए। वह परीक्षण जो निर्माण करने, छात्रों द्वारा उसके उत्तर देने का, अंकदान करने, तीनों पक्षों की दृष्टि से सरल हो, एक अच्छा परीक्षण कहलाता है। अर्थात वह परीक्षण जिसके निर्माण में कठिनाई न हो, छात्रों को भी उसके उत्तर देने में सहजता तथा अंकन की प्रक्रिया में भी किसी प्रकार की जटिलता न आए, सहजता के गुण वाला परीक्षण कहलाता है। तो एक मूल्यांकन का एक लक्षण कौन सा है? सहजता। और दूसरे एक लक्षण कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर क्या होती है? कठिनाई स्तर पर प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। संपूर्ण प्रश्न पत्र में दिए गए अंकों के वितरण को इसी के आधार पर निर्धारण किया जाता है। उन प्रश्नों में जिनका अंकन शुद्ध और अशुद्ध रूप में किया जा सकता है। कठिनाई स्तर को परिभाषा सही प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता से है। निबंधात्मक तथा लघुत्तरीय प्रश्नों में जो आंशिक रूप से शुद्ध हो सकते हैं। तो इसको हम नाप सकते हैं कैसे? D=A/A, D=X/A गुणित 100। यहाँ पर A क्या हो जाता है? A बराबर होता है निर्धारक पूर्णांक है, और प्रश्न में X क्या हो जाता है? X हो जाता है प्रश्न में उस वर्ग द्वारा प्राप्त अंकों का मध्यमान। अब उसके बाद है कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर होगा तो ये होगा
गणित के मूल्यांकन के लक्षण मतलब विशेषताएं। विश्वसनीयता, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए मूल्यांकन में, और कठिनाई स्तर होना चाहिए। ये 7 इसके गणित के मूल्यांकन के लक्षण हैं। अब उसके बाद मूल्यांकन की प्रविधियाँ क्या हैं, विधियाँ क्या हैं, मूल्यांकन हम बच्चों का किस प्रकार कर सकते हैं, तो कैसे उनका मूल्यांकन कैसे हमें पता चले। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा के द्वारा, मौखिक परीक्षा के द्वारा, प्रयोगात्मक के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, और प्रश्नावली के द्वारा, और पड़ताल सूची और अभिलेख के द्वारा। तो ये परीक्षा की मूल्यांकन की विधियां हैं। इन तरीकों से हम बच्चों का स्तर पता कर सकते हैं। लिखित परीक्षा क्या होती है? सबसे पहले लिखित परीक्षा क्या होती है? लिखित परीक्षा, इन परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में छात्र को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, परीक्षा में उत्तर लिखने का ढंग अत्यंत सरल और संक्षिप्त होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्रमाणित, जिनके सामान्य स्तर वाले पहले से ही स्थापित किए होते हैं। दूसरी अध्यापक निर्मित, जिनमें प्रश्नों का निर्माण शिक्षक स्वयं करता है बाद में। तो ये लिखित परीक्षाएं होती हैं। अब उसके बाद है दूसरा लेखित, पहला लिखित, दूसरी मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा क्या होती है? इन परीक्षाओं द्वारा छात्रों की उपलब्धि के उन पक्षों मूल्यांकन को किया जाता है जिन्हें हम लिखित परीक्षाओं द्वारा नहीं माप सकते। हम उनको मौखिक के बच्चों से मौखिक प्रश्न करके नाप सकते हैं। इन परीक्षाओं मौखिक प्रश्न वाद विवाद करके, बच्चों में विचार विमर्श करके, नाट्य प्रदर्शन आदि सम्मिलित होते हैं। गणित के मूल्यांकन में मुख्य परीक्षाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। मौखिक परीक्षाओं को जरूर स्थान देना चाहिए गणित में। लिखित परीक्षाओं की कमियों की पूर्ति किसी सीमा तक मौखिक परीक्षाओं द्वारा संभव होता है। तो यह दूसरी प्रवृत्ति कौन सी है, दूसरी विधि कौन सी है? मौखिक। अब उसके बाद है प्रयोगात्मक। जैसे गणित में ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है आदि विषयों में अनेक ऐसे उप विषय होते हैं जिन्हें प्रयोगात्मक कार्य द्वारा प्रत्ययों एवं संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण कराया जाता है। जैसे क्षेत्रफल, ऊंचाई एवं दूरी आदि इन विषयों को प्रयोगात्मक कार्य का बहुत उपयोगी होता है। गणित में इन परीक्षाओं को स्थान दिया ही जाना चाहिए। तो तीसरी मूल्यांकन की तीसरी विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक। अब उसके बाद है निरीक्षण। निरीक्षण कैसे? गणित में निरीक्षण द्वारा छात्रों की उपलब्धि के विषय में साधारण जानकारी मिल सकती है। बालकों की संवेगात्मक स्थिरता, मानसिक परिपक्वता तथा सोचने के तरीके में यथार्थता की जानकारी कक्षा में प्रतिदिन निरीक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन उनके प्रश्न हल करने की क्रिया के निरीक्षण से भी किया जा सकता है। जब विद्यार्थी प्रश्न हल करता है तो अध्यापक उनका अवलोकन करके यह देख सकता है कि वह शीघ्रता, स्वच्छता एवं शुद्धता से प्रश्नों को हल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अवलोकन के द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के अन्य गुणों जैसे आत्मविश्वास, चिंतन, विवेक, कल्पना, उनमें तर्क शक्ति कितनी है, सूझबूझ कितनी है, भावात्मक विकास इत्यादि का भी हम मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये कौन सा? निरीक्षण। अब उसके बाद मूल्यांकन की अगली प्रविधि कौन सी है? साक्षात्कार करके। साक्षात्कार कैसे? साक्षात्कार के द्वारा विद्यार्थियों की गणित की रुचि के विकास, उपयुक्त दृष्टिकोण, उनका दृष्टिकोण क्या है गणित के प्रति, आत्मविश्वास है या नहीं, बौद्धिक स्तर क्या है, गणित के ज्ञान का प्रयोग इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के उद्देश्यों में अधिक अंतर नहीं है। तो ये है साक्षात्कार और मौखिक परीक्षा। अब उसके बाद है प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या?
हम जैसे बच्चों को घर पर कोई प्रश्नावली दे सकते हैं पाठ्यक्रम की कि इस प्रश्नावली को हल करके लाना। तो ये कौन सी है? प्रश्नावली। आ, जब अध्यापक समय की कमी के कारण निरीक्षण तथा साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग नहीं कर पाता तो प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग लाता है। इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई उनके एक प्रश्नों की सूची दी जाती है, जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देता है। इस प्रविधि द्वारा विद्यार्थियों की गणित में रुचि, व्यवहारिक परिवर्तनों का मूल्यांकन हो जाता है। तो ये कौन सी? प्रश्नावली। फिर उसके बाद है 7वां पड़ताल सूची। पड़ताल सूची क्या है? पड़ताल सूची पड़ताल सूची क्या है? पड़ताल सूची इसका स्वरूप प्रश्नावली प्रविधि की तरह होता है। इसका अंतर केवल इतना होता है कि प्रश्नावली की अपेक्षा प्रश्न तथा कथन बहुत स्पष्ट होते हैं, जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी केवल उनसे संबंधित उत्तर का सही निशान लगा देते हैं। मतलब इसमें उन्हें कुछ भी लिखना नहीं पड़ता। इस सूची का उद्देश्य प्रश्नावली प्रविधि के ही समान होता है। यह आप आत्मूल्यांकन के लिए भी होता है। मतलब एक विकल्प टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें केवल बच्चा टिक लगा देता है। जो कौन से? पड़ताल सूची। अब उसके बाद है अभिलेख। अभिलेख तो अभिलेख क्या है? तो जो हो गए मौखिक, प्रयोगात्मक, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, पड़ताल सूची। अब उसके बाद है अभिलेख। तो अभिलेख क्या है? अभिलेख विद्यार्थियों की गणित की पुस्तिका, अभिलेख, संचिका इत्यादि के अवलोकन से उनकी रुचि, दृष्टिकोण, अनुभूति इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है। गणित में तथा घर पर किए गए कार्य की पुस्तिकाओं को भी अभिलेख का ही अंग माना जाता है। जो नोट्स बनाते हैं बच्चे, काफ़ियाँ बनाते हैं, उनको हम जांचते हैं। तो ये क्या है? अभिलेख मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन की विधियां हैं, इनको अच्छे ध्यान से लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, पड़ताल सूची। तो ये मूल्यांकन की विधियां हैं। तो आज के इस टॉपिक में गणित में मूल्यांकन का अर्थ क्या है, परिभाषा इसकी क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा ध्यान रखना, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षाध्ययन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मतलब बच्चों ने कहाँ तक सीखा है, क्या सीखा है। तो ये गणित का मूल्यांकन है। गणित के मूल्यांकन तो हमें उम्मीद है कि इससे आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और गणित के मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन जरूर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़रूर ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन नए एजुकेशन से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां हम दे सकें। धन्यवाद।